सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन पे चर्चा करेंगे। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। सर्कुलर मोशन दो पार्ट में होंगे, एक तो आपको यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की करें या नॉन यूनिफॉर्म की करें, एक टॉपिक का डिस्कशन बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, चर्चा बड़ा अहम हो जाता है, और वो है आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नाम से ही क्लियर है, सेंट्रीपिटल एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा एक्सीलरेशन जो ऑलवेज एक्ट करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक बात मान लें कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सर्कुलर मोशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और जहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सर्कुलर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज नहीं करता, हाँ मोशन के डायरेक्शन को जरूर चेंज करता है। जैसे अगर हम एक सर्कुलर पाथ चूज कर लें तो इस सर्कुलर पाथ में आप देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो जाना चाहेगा टेंजेंशियली। अगर इसका कनेक्शन टूट जाए तो ये सीधे टेंजेंशियल मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है, और इस पोजीशन पे एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपको इस पोजीशन पे आ जाए तो इस पोजीशन पे भी आप देखिए जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो सेंटर की तरफ ही काम करेगा। ऑब्जेक्ट के जाने की टेंडेंसी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है वहाँ से टेंजेंशियली फ्लाई करना चाहेगा, वो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है कि इसको कंपेल करके मजबूर करके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए लाएगा, रिवॉल्व कराएगा। ओके, तो यहाँ पर इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आपको निकाल लेना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन निकालने के तरीके हैं आपके पास दो तीन, जिसमें एक तरीका आपको NCERT अडॉप्ट करता है, एक और तरीका है SC वर्मा सर यूज करते हैं, और एक आध तरीका है मैं कोशिश करूंगा कि एक दो तरीके से आपको विजुलाइज करा पाऊँ, फील करा पाऊँ इस एक्सीलरेशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता हुआ देखा और उसको इस पोजीशन पे लोकेट किया। ये पोजीशन आप मान सकते हैं कि A है, सेंटर O है। इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी यहाँ से टेंजेंशियल होगी, और अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी को दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी हो गया। अगर इसी को दूसरे पोजीशन मतलब B पे आपने लोकेट किया तो B पे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें वो टेंजेंशियल होगी। ओके, एक बात आप बता रहे थे कि सर्कुलर पाथ में स्पीड चेंज नहीं होगा अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर V1 = V2 = मैग्नीट्यूड में V दिखाएंगे, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में ये तो डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए इसको V1 और V2 के फॉर्म में दिखाना होगा। दूसरी बात, अगर O से A तक देखें तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, बट यहाँ पर भी अगर इसको वेक्टर से डिनोट करना चाहें तब तो हमको मैग्नीट्यूड सेम होगा, R1 = R2 = R, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो ये R1 वेक्टर हो जाएगा, ये R2 वेक्टर हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ओके, अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लें। इम्पॉर्टेंट तो सभी कुछ है, इम्पॉर्टेंट ही बातें हैं। अगर हम इसको पीछे शिफ्ट करते और इसको आगे शिफ्ट करते तो कुछ ऐसा माजरा होता। ये एंगल आपको थीटा होता। अगर ये एंगल थीटा है तो देख लीजिए यहाँ से ये V2 है जो यहाँ आया, और यहाँ से V1 है यहाँ आया, तो ये एक्चुअली V1 और V2 के बीच का एंगल हो गया। अच्छा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ एंगल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको 180 मतलब पाई माइनस थीटा होगा। वेल, ठीक है। अभी एक और बात कहें, ये तो आपको 90 था, ओके, और ये भी यहाँ पर 90 था, तो ये 90 90 180, तो ये एंगल भी आपको थीटा होगा। अगर V2 और V1 के बीच एंगल थीटा है तो R1 और R2 के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सपेंड करते हैं।
पेन और पेपर ज़रूर रखिएगा, साथ साथ इसको करते चलिएगा, आसान होगा आपके लिए भी और समझाना मेरे लिए भी। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ किया। इस डायग्राम की अपनी खासियत, अपनी अहमियत है। सबसे पहले तो हम R1 और R2 वेक्टर को यहाँ से लेकर के आते हैं। हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पर R2 दिख रहा था, आपको ले लीजिए। दूसरा वेक्टर आपके पास इधर R1 दिख रहा था, वो भी ले लीजिए। एक V2 और V1 को भी लेके आइए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ V1 इस तरह से, ओके, और V2 वहाँ से लेकर के आए इस तरह से। ये एंगल आपको दिखा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। चलिए अब एक काम किया जाए, यहाँ पर इसको ज्वाइन कराया जाए यहाँ से यहाँ तक, ओके। ऑब्वियस है कि आप अगर यहाँ देखना चाहेंगे तो ये डेल्टा R, चेंज ऑफ R दिखेगा वेक्टर के फॉर्म में, और दिख रहा होगा आपको ये भी कि जो डेल्टा R है वो वेक्टर आपको R2 माइनस R1 होगा। ट्रायंगल लॉ से चेक कर लें। इसी तरह से यहाँ पर जो वेक्टर आपके पास मिला उस पे भी ध्यान दें। ये वेक्टर आपको ये डेल्टा V से डिनोट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे दिखेगा, आप अगर देखना चाहें तो, कि अगर आप डेल्टा V लिखते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। एक बात जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। एक तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल थे और रेडियस के बराबर, एंड स्पीड आपको सेम था, इसलिए V1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको V के बराबर मिलेगा। अच्छा, अब ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी देखिए, ट्रायंगल की खासियत देखिए। खासियत आपको ये दिखेगा कि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, ओके। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल्स जो हैं, आप नाम कुछ भी दे दें तो ट्रायंगल्स, एक तो एंगल भी कॉमन है, और आप बोल सकते हैं सिमिलर। दोनों ट्रायंगल के बारे में बोल सकते हैं सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि एडजेसेंट साइड के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसके हिसाब से डेल्टा V का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V1 वेक्टर बाय R1 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 वेक्टर बाय R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा R, और यहाँ से मिल जाएगा V बाय R, यहाँ से मिल जाएगा V बाय R, ओके। देखिए आगे आप क्या लिख पाएंगे इसके आगे, स्टेप वाइज मैं बताते जा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा V लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं V बाय R इंटू डेल्टा R, और अगर आगे बढ़ें इसको डेल्टा T से डिवाइड करें तो ऑब्वियस है कि आप इसको V बाय R इंटू डेल्टा R बाय डेल्टा T, क्योंकि स्पीड और रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डेल्टा T, ओके। ऐसे केस में ऐसे इसको डेल्टा V बाय डेल्टा T एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं और इसको V लिख सकते थे। बट ये क्या है कि आपका एवरेज एक्सेलेरेशन है, और यहाँ एवरेज एक्सेलेरेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एवरेज एक्सेलेरेशन की बात आप नहीं कर पा रहे हैं। रीजन साफ सा है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन अपना डायरेक्शन बदल रहा है, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी एवरेज नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो वैसे केस में हम एक काम करते हैं, हर पॉइंट के लिए डेल्टा T टेंस टू 0 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और तब हमको मिलेगा डेल्टा V बाय डेल्टा T। वेल, तो इधर भी V बाय R पे तो कोई लिमिट लगेगा नहीं, इधर लिमिट लगेगा डेल्टा T टेंस टू 0 और डेल्टा R बाय डेल्टा T, ओके। अभी ये आपको कैलकुलस के अकॉर्डिंगली dV बाय dt हो जाएगा, और ये तो आपको V बाय R है, ये आपको dr बाय dt भी हो जाएगा, ओके। इस स्टेप के बाद से dV बाय dt को आप एक्सेलेरेशन लिखते हैं, और ये V बाय R, ठीक है, और dr बाय dt को भी V लिखेंगे,
ऑब्वियस है कि ये एक्सीलेशन नॉर्मल एक्सीलेशन नहीं है, सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला एक्सीलेशन है। तो एक्सीलेशन टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास v²/r हो गया। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशंस भी। तो देखिए सिंपल स्टेप्स लिए। अच्छा, इस एक्सीलेशन के डायरेक्शन की बात करें। एक्सीलेशन का डायरेक्शन आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक्सीलेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सीलेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें, डेल्टा वी का डायरेक्शन एरो देखिए आपको सेंटर तक पहुंच रहा है, ओ तक पहुंच रहा है। अगर यहीं हम ऊपर की तरफ लिए रहते तो ये भी फिर से सेंटर की तरफ आता है, इस तरफ लेते तो इधर भी सेंटर की तरफ, जहाँ भी लेते तो डेल्टा वी का डायरेक्शन आप डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए सो मिल गया। एनीवे, इस डेरिवेशंस को आपने देख लिया। अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। नहीं तो एक और इससे भी उम्दा आपको डेरिवेशन मिलेगा, जिस डेरिवेशन में आपको क्लैरिटी इससे भी अधिक होगी। ओके, चलिए, इससे भी अधिक क्लैरिटी की बात कर रहे थे हम, तो हम फिर से डायग्राम वापस आकर के बात करेंगे। देखिए क्या है कि अगर कभी आप डेल्टा वी की बात करते हैं, अच्छा एक्सीलेशन के बारे में तो मालूम है डेल्टा v/Δt होगा, तो पहले हम डेल्टा वी निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ओके, इसी डायग्राम से हम डेल्टा वी निकालने की कोशिश करेंगे, और सब एंगल्स तो आपको दिए हुए हैं। जैसे आप अगर कहीं डेल्टा भी लिखेंगे तो बेसिकली ये v2 माइनस v1 होगा, और वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो एक बात मालूम है कि सब्ट्रैक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे केस में डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर की बात करनी होगी। चलिए, वहाँ से सबसे पहले आप v2 वेक्टर को लेकर के आइए। ओके, यहाँ जो v2 वेक्टर है इसको आप ले आइए, जैसा दिया हुआ है। ये आपको हो गया क्या, तो दैट इज v2 वेक्टर। अभी आपका v1 वेक्टर जो था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ दिख रहा है v1 वेक्टर आपको इस तरह से, तो इसको तो v1 ले लेंगे, लेकिन हमको माइनस v1 चाहिए, तो हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी होगी, ध्यान देंगे। ओके, और मैग्नीट्यूड चूँकि दोनों इक्वल है तो बराबर ही होगा, इस बात को ध्यान दे करके ही ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए v1 हटा दिए, माइनस v1। अभी v2 वेक्टर और v1 वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, तो वेक्टर एडिशन करने के समय पैरेललोग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा, और अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया तो कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम बनेगा। और ये जो आप दिखाएंगे, यहाँ से दिख रहा है डेल्टा वी रिजल्टेंट है इसका, तो ये आपको मिल गया डेल्टा वी। ओके, वेल, अभी यहाँ पर एंगल भी दिखाए थे, v2 और v1 के बीच में एंगल कितना था, तो ये एंगल आपको पाई माइनस थीटा था। देख लीजिए यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर दिखाया हुआ है, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दिख रहा है यहाँ पर। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, डायग्राम की क्लैरिटी से सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर है इसलिए ध्यान देना है। वेल, अभी आप कर क्या सकते हैं, तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं उसको ही थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर आप डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके ध्यान से, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2v2 v1 एंड कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, यहाँ v1 v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात कर रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर v स्क्वायर प्लस 2v एंड कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ साथ में माइनस होगा। ओके, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं, वेल तो यहाँ देखिए 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से आप एक काम करें, 2v स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा।
एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो ये 2 भी है ना इंटू 2 साइन स्क्वायर, ओके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंडर, अगर इसको बाहर निकाल लें तो 2 भी है ना साइन थीटा बाई 2, ओके ये डेल्टा भी का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक और अच्छी बात आपके पास क्या है कि अगर आप थीटा लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर होता है। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जो वेलोसिटी है इनटू डेल्टा टी करना पड़ेगा बाय आर, ये थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से आप डेल्टा टी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वो आपके पास कितना आ जाएगा तो थीटा इंटू आर बाय भी। इतना निकालने के बाद करेंगे क्या, हमारे पास डेल्टा बी भी है और डेल्टा टी भी है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पिछले बार जैसा देखें तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए एवरेज नहीं निकाल करके वो इंस्टेंटेनियस नेचर का है, इंस्टेंटेनियस ही निकालिए, ऐसा लिख लिया। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ओके ऊपर तो आपके पास 2 भी साइन थीटा बाय 2 और नीचे आपके पास थीटा आर बाय भी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी रहा नहीं, अब जो वेरिएबल डेल्टा टी लेकर के चल रहे थे लिमिट, वो टी रहा नहीं तो डेल्टा टी का लिमिट लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बदलेगा क्या हर पोजीशन पे जाने के बाद, तो बेसिकली थीटा बदलेगा, इसीलिए जब सब थीटा में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ भी थीटा टेंस टू 0 लिमिट को भी चेंज कर लीजिए। चेंज ऑफ लिमिट एक रूल है जो आपको पढ़ना भी है, तो उसके हिसाब से अब आपके पास देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ओके अरेंज कर लें तो एक तो आपको वी स्क्वायर बाय आर आ गया, साथ ही साथ लिमिट यहाँ लिखते हैं थीटा टेंस टू 0, ओके लिमिट यहाँ लिए थीटा टेंस टू 0। अब इसके बाद देखिए आपके पास वो जो आ गया साइन थीटा बाय 2 और अरेंज करके देखिए वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर थीटा टेंस टू 0 है तो थीटा बाय 2 टेंस टू भी 0 होगा, और ऐसे केस में ये एक वैल्यू है कैलकुलस में पढ़ाया जाता है आपको, आप इस पे ध्यान देंगे, वो 1 हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपके पास वी स्क्वायर बाय आर, वंस अगेन बड़ी आसानी से और बड़ी क्लियरली इस डायग्राम से भी आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लें, देख लें, जो भी डेरिवेशन आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे, उसको आप एडप्ट कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी एडप्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मेथड को एडप्ट करें या इसके अलावा भी जो मेथड हैं, आप जिस मेथड से भी करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो उस डेरिवेशन को यूज करें। हर बार आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर बाय आर ही आएगा, ओके। एक बात और यहाँ भी देखिए डेल्टा वी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। दूसरी बात, ये हर बार रेडियस पे ओवरलैप करेगा और इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक दूसरा नाम रेडियल एक्सीलरेशन भी है। तो सर्कुलर पाथ में अगर चल रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है ये एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, इसीलिए इसको कभी कभी ए सफिक्स आर से भी डिनोट करते हैं, दैट इज रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इस बात को आप जान लें, ओके। एक दो क्वेश्चन कर लिए जाएं और हमको सहूलियत होगी और समझ में क्लियर आएगा। एक एक क्वेश्चन करते करते हमको क्लियरिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन जहाँ तक कंसेप्ट बनाने की बात है, मैं अक्सर इस बात को सजेस्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव के लिए भी और कंसेप्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में 4.17। 4.17 क्वेश्चन में एक रेडियस दिया हुआ है, एक्चुअली थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और उसमें एक स्टोन को बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाया जाता है। आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और उसके डायरेक्शन की बात करनी है। तो देखिए रेडियस आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ बताया है कि 40 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है ना,
40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड की बात कर रहा है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 25। हाँ, यहाँ से एक काम कर सकते हैं आप, ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ये सारे डेरिवेशंस मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। तो इस हिसाब से 2 इंटू 22/7 इंटू न्यू 14/25, 7 से ये काट दीजिए 2 टाइम्स में, ये 88/25। हाँ, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब आपको नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये तो हो गया v²/r, बट v आपको यहाँ मिला नहीं है। तो एक काम कीजिए, v r ओमेगा के भी बराबर होता है। ये भी डेरिवेशन पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो उसके हिसाब से ये r इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, r यहाँ पर मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको SI में और सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ये 0.8 इंटू ओमेगा आपको 88/25 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। और रह गई बात जो डायरेक्शन का पूछ रहा है, तो डायरेक्शन में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा हर पॉइंट पे। ओके, 4.17 के बाद आपके पास NCERT में एक क्वेश्चन मिलेगा। ये आपको 4.18 क्वेश्चन आपको देख लेना है और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो 4.18 में क्या है, एक प्लेन जो है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ओके, उसका आपको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन निकाल देना है और साथ ही साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ उसके सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को कंपेयर भी करना है। तो यहाँ पर r देखिए 1 किलोमीटर, मतलब साफ है कि 1000 मीटर दिया हुआ है। 1000 मीटर r हो गया। वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 900 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 250 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन में करना क्या है, v²/r, उसके हिसाब से आपके पास 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, और ऐसा अगर आपने कर लिया तो 62.5 हो जाएगा। ऐसा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको मालूम है पहले से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर कंपेयर करना है तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बाय g करेंगे तो ये 6.38 आ जाएगा। ये रेशियो हो गया, यानी यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये तो बातें हो गई अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस की बात करते हैं। अभी थोड़ी सी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सर्कुलर मोशन को पूरी तरह से डील करना है तो इस सेक्शन को भी डील कर लेना पड़ेगा, और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ तो था, ऑब्जेक्ट के पास सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन तो था, ओके, जिसको आप सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते, और साथ ही साथ वो एक्सीलरेटर भी अप्लाई करे तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन हो, तब क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे थे, इसके फॉर्मूले की बात कर रहे थे v²/r, और इसी को मैंने बोला था कि रेडियल भी कहलाया जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जब बात करेंगे तो एक्चुअली ये r इंटू अल्फा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दो वेक्टर हैं, ओके, दोनों वेक्टर इनिशियल पॉइंट यहाँ मिला हुआ है, तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर डील करने की सहूलियत चाहिए तो एक्सिस ले लीजिए, y और x। ऐसे केस में आप नेट एक्सीलरेशन की बात करेंगे। अगर ये नेट एक्सीलरेशन है तो नेट एक्सीलरेशन वेक्टर जो आपके पास होगा वो a सेंटीपिटल i कैप बोल सकते हैं प्लस a टेंजेंशियल j कैप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप करना क्या चाहेंगे, तो a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, a का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होगा, तो a सेंटीपिटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना चाहें तो ऐसे केस में भी आप लिख सकते हैं, है ना,
अगर आप इसको लेते हैं तो वैसे कि इसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर होगा वो आपको ए टेंजेंशियल होगा और बेस होगा ए सेंटीपिटल। और अगर आप चाहते हैं कि टेंजेंशियल के रेफरेंस में लें, इसको अल्फा लें, ओके, तब तो आपको रिजल्ट रिवर्स कर जाएगा। तो आप जिसको भी लेना चाहें उसके हिसाब से tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको अल्फा दिखाया तो वहाँ पर आपके पास ए सेंटीपिटल बाय ए टेंजेंशियल होगा। ये दो चीज़ें, ओके। ये तो बात हो गई जनरली होगा क्या। अब यहाँ पर आपके पास केसेस होंगे और केसेस को डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केसेस को जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए टेंजेंशियल भी जीरो है और ए सेंटीपिटल भी जीरो है। वैसे केस में जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा और ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। इस केस में स्पीड चेंज नहीं होगा और पाथ भी आपका स्ट्रेट रहेगा, ओके। दूसरा केस क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ए टेंजेंशियल तो जीरो हो गया, ए सेंटीपिटल जीरो नहीं है। ऐसे केस में ए इज इक्वल टू आपके पास ए सी होगा। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन रहे तो पाथ सर्कुलर होता है, उसके हिसाब से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब यहाँ पर आपका दावा हो सकता है कि सर यहाँ तो एक्सीलरेशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहे हैं, ओके। ये जान लें कि इस सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। पाथ सर्कुलर रहेगा, ओके। और मैंने बताया था कि सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेशन सेंटीपिटल हमेशा ही होगा, उसके बिना सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब ही नहीं होगा, ओके। इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी एक्सीलरेटेड मोशन ही है, बस इसका एक्सीलरेशन जो है स्पीड को चेंज नहीं करता। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस भी आपके पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। क्या हो कि आपका ए टी जीरो नहीं हो और ए सी आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वैसे केस में नेट एक्सीलरेशन आप देख सकते हैं ए टेंजेंशियल के बराबर होगा। ये केस जो होगा ये आपको एक्सीलरेटेड एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, और एक्सीलरेशन के साथ लीनियर मोशन होगा, जैसा आप ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं, ओके। और चौथा और अंतिम इम्पॉर्टेंट केस, अगर ए सी भी जीरो ना हो, ए टी भी जीरो ना हो, तब वैसे केस में ए का वैल्यू जो होगा वो ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जैसा आप वहाँ देख रहे हैं, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म क्या सर्कुलर मोशन होगा, ओके। तो चारों केसेस को आपको देख लेना है। इन चारों केसेस को ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, एनसीईआरटी में इसमें एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी वाले इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लिया जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 4.31 में एक साइकिलिस्ट के बारे में बात कर रहा है। साइकिलिस्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 27 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, 7.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है, ओके, 80 r इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है। ऐसे केस में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बाय r, मतलब 7.5 इंटू 7.5 बाय 80, दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। साथ ही साथ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। एक्चुअली अगर मोशन इधर है और वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसको दिया हुआ है कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड बोला है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे केस में फिर से आपको क्या करना होगा, पैरेललोग्राम बनाना होगा और रिजल्टेंट की बात करनी होगी। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर बना लीजिए
और रिजल्टेंट यहाँ पर मिला लीजिए, ये आपको ए है। नेट एक्सीलरेशन अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो पिछले बार जैसे फॉर्मूला था, नेट एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंटीपिटल का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए टेंजेंशियल आपके पास है 0.5 का स्क्वायर प्लस ए 0.7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके ये सेंटीपिटल था, ये टेंजेंशियल था, इस एंगल को अगर थीटा लें तो उस हिसाब से आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिख रहा है AC डिवाइडेड बाय 80, यानी ऊपर 0.7 बाय 0.5, ये 1.4 के पास। चाहें तो टेबल देख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो थीटा इज इक्वल टू आप tan इनवर्स 1.4, ये विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया। तो होप सर्कुलर मोशन का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।